नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बढ़ने लगी हलचल। बालाघाट में 144 ने खरीदा पत्र, 5 ने भरा नाम निर्देशन पत्र। बैंक से पैसे निकालने गई महिला के बैग से 15,000 रुपए की हुई चोरी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। जिला जेल में बंद डबल मनी मामले में 11 आरोपियों की 27 जून तक बढ़ी न्यायिक रिमांड। अनुशासनहीनता पर महिला चिकित्सक को 10 मई से 13 जून तक किया गया अवैतनिक, 24 घंटे के भीतर मांगा गया जवाब। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कोषालय के बाबू को किया गया निलंबित। सीएम राज स्कूल में सोमवार को भी किया गया अभिभावकों को निराश, एडमिशन पर नहीं आया आदेश। एम्बुलेंस से इंदौर से बालाघाट आ रहे एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक राकेश यादव 50 वर्ष इंदौर निवासी है और वे नशा मुक्ति केंद्र इंदौर से संबंध रखते हैं। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश उसके परिजनों के पहुंचने तक जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद ही राकेश यादव की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जून की रात्रि राकेश यादव अपने साथी शिवराम लवंशी, धर्मेंद्र नायक और राहुल चौहान के साथ एम्बुलेंस से बालाघाट नशा मुक्ति केंद्र किसी व्यक्ति को इंदौर नशा मुक्ति केंद्र ले जाने के लिए आ रहे थे। 13 जून की प्रातः 3 बजे करीब सिवनी से बालाघाट की ओर आते समय कंजय घाटी में पार करते समय राकेश यादव ने एम्बुलेंस रुकवाई और राकेश यादव जैसे ही एम्बुलेंस से उतरा उसी समय वह गिर गया था, जिसे उसके साथियों ने उठाकर एम्बुलेंस में लेटाया और उसे तुरंत ही बालाघाट नगर के प्राइवेट अस्पताल में लाकर भर्ती किया। इस प्राइवेट अस्पताल से उसे सीटी स्कैन करवाने के लिए भिजवाया था। वहां से आने के बाद राकेश यादव को सुबह 4:30 बजे जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान राकेश यादव की मौत हो गई। एम्बुलेंस पे घाट उतरते ही 10-15 किलोमीटर बालाघाट से बचे थे, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला यादव जी ने कि मेरे को पेशाब आई राकेश यादव ने, तो वहाँ पे जैसे ही वो उतरे तो एकदम गाड़ी से फिसल के नीचे गिरे तो हम लोग मतलब दौड़े फटाक से, इनको चिल्लाया। मैंने कहा धर्मेंद्र, राहुल दौड़ो, मैंने कहा यादव जी कैसे गिर गए, मैंने कहा इनको क्या हवा लग गई या कुछ हो गया। तो मैंने भी गाड़ी बंद करी, गियर में गाड़ी करके नहीं, और तुरंत गया और जान के नहीं उनको देखा तो वो सांस लेने लगे। तो फिर हमने उनको उठा के नहीं पानी छींचा और इसके बाद में एम्बुलेंस में सुलाए, तो फिर भी वो मतलब बोल नहीं रहे थे। फिर इसके बाद में वहाँ से हम हॉस्पिटल देखते देखते एकदम आए, तो कौन सी भटाचा हॉस्पिटल है, कौन सी भटाचा, हाँ, यहाँ की वो हॉस्पिटल में लेके आए। तो उन्होंने बोला शुक्ला नर्सिंग होम पे जाओ और उसकी सिटीजन करवाओ, तो हम आ गए। इसके बाद में हमने वो उसकी सिटीजन करवाई, तो वहाँ पे हमको फिल्म दी, उतनी घड़ी रिपोर्ट भी नहीं दी। इसके बाद में वहाँ से बोले कि आप सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था फिर भी मिल जाएगी, देख लो वहाँ ले जाकर, क्योंकि इनका बीपी बहुत हाई हो गया है, 230 के समथिंग है, ऐसा बोला। और वहाँ से हम यहाँ लेके आए और यहाँ उन्होंने एक बाटल चढ़ी और दूसरी बाटल चढ़ रही थी और उनका देहांत हो गया। नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील बिरसा थाने के मचुर्दा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धर्मशाला में उस समय सनसनी फैल गई जब इसी ग्राम के एक व्यक्ति की ग्राम के समीप जंगल में पेड़ पर फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। इस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को पेड़ में फांसी लटकाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह घटना बीती रात उस समय हुई जब यह व्यक्ति घर में खाना खाने के बाद बाहर घूमने निकला था। बिरसा पुलिस ने मृतक जयराम मरकाम 30 वर्ष की लाश बरामद की है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जून की रात्रि 8 बजे जयराम अपने घर में खाना खाने के बाद बाहर निकला था, किंतु रात्रि में अपने घर वापस नहीं आया।
13 जून को सुबह 7 बजे ग्राम के समीप जंगल में जयराम की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। खबर मिलते ही परिजनों ने जयराम की लाश पेड़ से नीचे उतारी, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भारत नोटिया, सालटेकरी पुलिस चौकी प्रभारी पंकज मुदल सहित बिरसा थाना प्रभारी भारत नोटिया, सालटेकरी पुलिस चौकी प्रभारी पंकज मुदल सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात जयराम की लाश को पोस्टमार्टम बिरसा अस्पताल में किया गया। संभावना व्यक्त की गई है कि जयराम की गला घोंटकर हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसकी लाश को पेड़ में फांसी पर लटका दिया। यह क्षेत्र नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील होने से इस मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। यदि आप भी बैंक जाकर नगद पैसे की जमा निकासी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों बैंक के भीतर चोरों का एक गिरोह सक्रिय है, जो विभिन्न बैंकों में ग्राहक बनकर जाते हैं, लेकिन वे रेकी कर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीते शुक्रवार को बैंक से रेकी कर एक व्यापारी के 5 लाख रुपए पार करने के 3 दिन बाद सोमवार को अज्ञात चोरों ने भटेरा रोड स्थित खैरी सेंट्रल बैंक में ग्राहक के थैले में रखे 15,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। जहां चोरों ने बैंक में भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए छोटी कुमारी निवासी 25 वर्षीय चांदनी पिता टेकलान रणगिरे के थैले में रखी 15,000 रुपए की रकम थैले में ब्लेड मारकर पार कर दी और फरार हो गए, जिसकी शिकायत प्रार्थी के द्वारा कोतवाली पुलिस में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटी कुमारी निवासी चांदनी अपने भाई के साथ भटेरा रोड स्थित खैरी सेंट्रल बैंक में पैसे निकालने आई थी, जहां बैंक में जमा मजदूरी की रकम 40,000 रुपये में से उन्होंने 15,000 रुपये बैंक से निकाले थे और काउंटर के पास ही पैसों की गिनती कर उसे अपने थैले में रख लिए थे। इस दौरान चांदनी के थैले में बैंक से निकाली गई 15,000 रुपये की रकम मौजूद थी, जहाँ पासबुक प्रिंट कराने के दौरान अज्ञात चोरों ने थैले में ब्लेड मारकर वह रकम पार कर दी और बैंक से फरार हो गए। प्रार्थी चांदनी रणगिरी ने बताया कि घर में किचन बनाने का काम चल रहा है, जहां पैसों की आवश्यकता होने पर वहां अपने भाई को लेकर बैंक आई थी, जहां उन्होंने भाई के खाते से 15,000 रुपये निकालकर अपने पास थैले में रखे थे। इसी बीच किसी ने पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने भाई के नाम से पैसे पासबुक से निकालने आई थी 15,000 थी और एंट्री कराई, पैसे गिन के पर्स में रखी और बस बाहर निकली। मैं अपनी बच्ची को गुपचुप खिलाई हूँ और यहाँ से कहीं पे भी नहीं गई। थैला आपके हाथ में था? थैले मेरे हाथ में था। क्या हुआ फिर बस मैंने पैसे देखी तो गायब ही हो गया, पन्नी में डाली पैसे। किसी ने क्या ब्लेड मारा है? हाँ, ब्लेड मारे था, ऐसा लग रहा किसी से कुछ शक है आपको? नहीं आया। अब वहाँ पे एक कोटे में एक लड़का बैठा था, पता नहीं उसी वो देखा ही कर रहा था मेरे पास। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। देखिए, अभी कुछ समय पहले अभी सूचना मिली थी कि एक महिला कुछ पैसा विड्रॉ करने के लिए आई थी, छोटी कुमारी की 15,000 रुपये उन्होंने निकाले और निकालने के बाद बैंक से बाहर आए, बच्चों को गुपचुप खिला दी। उसी दौरान उनके बैग था, बैग से काट के 15,000 रुपये निकाले। सूचना पे आए, हम फुटेज चेक कर रहे हैं, जाँच की जा रही है। क्या कोई संदिग्ध नजर आया अब तक सर सीसीटीवी? अभी तक तो ब्रांच मैनेजर साहब से अभी बात ही हो रही है, फुटेज अभी दिख नहीं पा रहे हैं और टेक्नीशियन को बुलवा रहे हैं और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, देखते हैं संदिग्ध अगर मिलता हो। सर, इसके पहले भी 3 दिन पूर्व भी ऐसी ही रेकी करके बैंक से लूटा गया था, पैसे लूट नहीं हुई थी, वो चोरी हुई थी। किसी पैसे हुई थी, वो बैंक में रेकी। सही है कि बैंक में रेकी हुई है, उसमें रेकी करने के बाद जो पीछा करते रहे और पीछे जाने के बाद में स्कूटी से डिक्की तोड़ के चोरी किया था। और हमें बैंक में सभी मैनेजरों से बात करेंगे और उनको बैंक जो कैमरे हैं, कैमरे व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि कुछ बैंक में जहाँ SBI है, SBI में गार्ड है, यहाँ सेंट्रल बैंक में गार्ड की सुविधा नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी भी भीड़ है यहाँ पे। उनको अपना सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए भी बताया गया है और लिखित में भी हमें उनको सूचना देंगे। शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अब तक की सीएम राइज स्कूल के लिए प्रवेश नीति जारी नहीं की गई, जिसके चलते सीएम राइज स्कूल में अपने नवनिहालों का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाख जतन के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सीएम राइज स्कूल में नहीं करा पा रहे, जो एडमिशन के लिए स्कूल कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। लंबी प्रक्रिया के बाद भी प्रवेश नीति जारी नहीं होने के चलते 3 बार बच्चों के एडमिशन की सूची जारी करने की तारीख घोषित करने के बाद भी तीनों तारीखों पर बच्चों के प्रवेश की लिस्ट जारी नहीं की गई और सीएम राइज स्कूल में अब तक नर्सरी से कक्षा 1 तक के विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो पाया।
शिक्षा नीति जारी न होने से जहां एक और स्कूल प्रबंधन परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के एडमिशन की आस में फॉर्म भरने वाले अभिभावकों को एडमिशन कराने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि आगामी शनिवार को शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्रवेश नीति लागू की जाएगी, जिसके उपरांत ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जहां प्रवेश नीति लागू होने के पहले तक नवनिहालों के प्रवेश की प्रक्रिया पर पूर्णतः रोक लगी रहेगी। बताया जा रहा है कि सीएम राइज स्कूल में अपने नवनिहालों का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों की होड़ मची है। जहां नर्सरी से लेकर कक्षा पहली तक के लिए पूर्व से निर्धारित 160 सीटों के मुकाबले करीब 788 आवेदन आए। जहां नर्सरी में 40 सीटों के लिए 242, KG1 में 40 सीटों के लिए 204, KG2 में 40 सीट के लिए 166, कक्षा पहली में 40 सीट के लिए 176 आवेदन प्राप्त हुए। डबल मनी के मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकराय सहित 11 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 27 जून तक बढ़ा दी गई। इस मामले में इन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 जून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में होने की संभावना है। आपको बताया कि डबल मनी करने के वाले मामले में किरणापुर और लांजी में दर्ज मामलों में गिरफ्तार 11 आरोपी जो इस समय जिला जेल में न्यायिक रिमांड पर है। आरोपियों की न्यायिक रिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। 13 जून को बालाघाट की विद्वान अदालत में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के लिए आरोपितों को न्यायालय परिसर में नहीं लाया गया। विद्वान अदालत के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उनके न्यायिक रिमांड बढ़ाने के निर्देश दिए जाने की जानकारी मिली है। इस न्यायिक रिमांड बढ़ने से जमानत होने के आसार नहीं है। आपको बताया कि डबल मनी करने के इस मामले में मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराय सहित 11 आरोपियों की जमानत को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगी हुई है और उस पर आगामी 21 जून को सुनवाई होने की संभावना है। इन आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने से ग्राम पंचायत बोलेगांव, सिरेगांव और बेनेगांव में पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। बोलेगांव, सिरेगांव में किसी ने नामांकन जमा नहीं किया और बेनेगांव में नामांकन वापस लेकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। इसके अलावा जेल से ही अजय तिड़के के द्वारा ग्राम पंचायत जामड़ी मेटा से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से इस प्रकरण को लेकर कई तरह की स्थिति निर्मित हो गई है। फिलहाल सबकी निगाहें आरोपियों की जमानत पर टिकी हुई है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंगली के इसी ग्राम के व्यक्ति बेनीराम लीलारी 32 वर्ष ने ग्राम के समीप नाले किनारे पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण पुलिस ने इस व्यक्ति की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस व्यक्ति ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जून की रात्रि 11:30 बजे करीब बेनीराम अपने घर से निकला था, जो रात्रि में घर वापस ही नहीं आया। 13 जून को सुबह 6:30 बजे ग्राम के समीप नाले किनारे पेड़ में बेनीराम की फांसी पर लटकी हुई लाश गाँव वालों ने देखी। प्री मानसून बारिश और मानसून की दस्तक के साथ ही जिले के किसानों ने खेती के कार्य शुरू कर दिए हैं। इसी बीच सहकारिता बैंक से लोन लेने वाले ऐसे किसान जिन्होंने समय पर लोन की राशि जमा नहीं की या फिर कालातीत हो गए, उन्हें खाद बीज की चिंता सता रही है। ऐसे ही हालात बने रहे तो जिले के 41,000 किसानों को शासन के सहकारिता विभाग की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। उल्टा इन किसानों को शुरुआत में 7% और बाद में 12% ब्याज दर के हिसाब से सहकारिता समिति और अन्य स्थानों से लिया गया लोन का पैसा जमा करना होगा। यही नहीं, वर्तमान समय में खरीफ की फसल के लिए सोसाइटियों से खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस विषय पर जब हमने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के मुख्य शाखा के फील्ड अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। दरअसल जिले के भीतर पूर्व में ही 28,000 किसान कालाफीत हो चुके हैं। मतलब ऋण का पैसा समय पर अदायगी नहीं करने की वजह से उन्हें कालाफीत की सूची में डाल दिया गया है, जिस कारण उन्हें सहकारिता समिति की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी ओर रबी और खरीफ के दौरान जिले के भीतर 1,09,000 किसानों को 312 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। खरीफ और रबी में दिए गए ऋण के दौरान 13,000 किसानों ने अभी जमा नहीं किया। अब तक 308 करोड़ रुपए की वसूली हुई। यहाँ वसूली लगभग 70% हुई है। रबी का ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2022 है। तय तारीख तक यदि किसान ऋण जमा करते हैं तो वह 0% ब्याज का लाभ ले सकते हैं। 15 जून तक यदि ऋण जमा नहीं करते हैं तो 7% और उसके बाद 12% ब्याज लगेगा। इस दौरान बता दें कि 28,000 किसान कालापीत और 13,000 किसान रबी के ऋणी हैं, जिनकी कुल संख्या 41,000 है। खरीफ 2021 और रबी 21-22 में हमारे यहाँ लगभग 1,09,000 किसानों ने 312 करोड़ का ऋण प्राप्त किया था और उसके पहले का भी कालातीत ऋण किसानों पर बकाया था।
ज़िले में लगभग 28,000 डिफ़ाल्टर मेंबर है जिन पर ऋण बकाया है, और जो खरीफ का ऋण दिया गया था और रबी का, उसके लगभग 13,400 किसान ऐसे हैं जिनके द्वारा वसूली अभी जमा नहीं की गई है। अभी तक कितनी वसूली होगी? अभी तक 308 करोड़ की वसूली हो गई है। 70% वसूली हो गई है बैंक की। तरह से कितने किसान कालातीत में आ रहे हैं? लगभग 28,000 किसान कालातीत है और 13,000 किसान हमारे चालू ऋणी हैं जिनको अभी ऋण जमा करना है। वहीं दूसरी ओर सहकारिता विभाग खरीफ के लिए ऋण वितरण का कार्य सहकारिता बैंक के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो जिले के भीतर 65 करोड़ वितरण हो चुका है। कालातीत किसानों के लिए ब्याज माफ करने की अब तक शासन के द्वारा कोई नीति नहीं आई है। यदि कोई नीति आती है तो उस पर काम किया जाएगा। रहती है अभी खरीफ 2022 का नया ऋण वितरण हमारा अप्रैल से चालू हो गया है और लगभग हमने 65 करोड़ ऋण वितरण किसानों को नया ऋण प्रदान कर दिया है। सर, क्या जो कालातीत जो किसान जो आ रहे हैं, क्या उनको ब्याज देगी? बिल्कुल। अभी शासन की ओर से कालातीत ऋणी किसानों के ब्याज माफ किए जाने की कोई अधिकृत सूचना बैंक को नहीं है, भविष्य में आ सकती है। तो जैसे क्या इनको ब्याज देंगे दोबारा अगर ये लेना चाहेंगे? यदि शासन द्वारा कोई नीति बनाई जाती है कि डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में किसानों से हम केवल मूलधन प्राप्त करेंगे और ब्याज जो है ऐसे किसानों का शासन देता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजीगांव की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कीर्तिमाला बांगरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। डॉक्टर बांगरे को 24 घंटे के भीतर समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर कीर्तिमाला बांगरे की पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजीगांव में की गई, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरणापुर में चिकित्सकों की कमी एवं प्रसव व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर कीर्तिमाला बांगरे को 10 मई 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरणापुर में सेवाएं देने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा अब तक किरणापुर में अब तक उपस्थिति नहीं दी गई, जिस कारण उन्हें अनुशासनहीनता करने के कारण 10 मई से 13 जून 2022 तक अवैतनिक घोषित कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। बीते 2 महीनों से जिले के भीतर कोरोना महामारी की रफ्तार थमने के बाद एक बार फिर रविवार को 2 मरीज मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग इसे कोरोना की संभावित चौथी लहर के रूप में देख रहा है, जिसे देखते हुए लोगों से प्रिकॉशन डोज लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके विपरीत कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए लगाए जाने वाले प्रिकॉशन डोज के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगाने में जितनी अधिक जागरूकता दिखाई, उसकी तुलना में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग का आंकड़ा बहुत ही कम है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध के अनुसार सेकेंड डोज लगाने में जिस तरह से लोगों ने जागरूकता दिखाई, वैसी प्रिकॉशन डोज लगाने में लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह शायद बीते कुछ महीनों में कोरोना महामारी का संक्रमण कम होना भी बड़ा कारण है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील करता है कि बीते दिनों के दौरान देश में दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है। इसे देखते हुए लोग तय समय के अनुसार अपना प्रिकॉशन डोज लगवा ले। आपको बता दें कि पहला और दूसरा डोज लगाने के लिए जिस तरह की भीड़ और उत्साह लोगों के बीच दिखाई दे रहा था, सच में प्रिकॉशन डोज लगाने में उतने ही लोग लापरवाही भी दिखाई दे रहे हैं। शहर के MLV स्कूल रोड स्थित दिव्यांग छात्रावास स्कूल में बीते कई दिनों से प्रिकॉशन डोज लगवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण दे रही है कि लोग प्रिकॉशन डोज लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे। नतीजा, अधिकांश समय इस वैक्सीनेशन सेंटर में सन्नाटा पसरा रहता है। रोजाना इक्का दुक्का लोग प्रिकॉशन डोज लगाने पहुंचते हैं। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम खुरसोड़ी और कन्नड़ गांव के बीच यात्री बस पलट गई। इस दुर्घटना में जनहानि नहीं होना बताया जा रहा है, किंतु 2-3 यात्रियों को मामूली चोटें आने की जानकारी मिली। इस मामले में कहीं भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बताया जा रहा है कि 13 जून को दोपहर में गोंदिया से बालाघाट की ओर आ रही यात्री बस खुरसोड़ी और कन्नड़ गांव के बीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि 2-3 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्होंने अपना इलाज अपने स्तर पर प्राइवेट अस्पताल में करवा लिया है, किंतु इस दुर्घटना की रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति ने ग्रामीण थाना एवं जिला अस्पताल पुलिस चौकी में दर्ज नहीं की।